हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस क्लासेस ऑनलाइन स्टडी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश और क्षेत्र हम पढ़ रहे हैं और आज हमारी क्लास नंबर 15 है। इस क्लास में हम पढ़ेंगे स्थिर वैद्युत प्रेरण से संबंधित तथ्यात्मक प्रश्न। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि स्थिर वैद्युत प्रेरण क्या होता है। आज हम उससे संबंधित तथ्यात्मक प्रश्न पढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज आपको जवाब मिल जाएगा कि कंघी को घिसने पर वह कागज के छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित क्यों करती है। इसके अलावा और भी कई जवाब मिलेंगे कि भाई कि ये गिलास क्यों गति करने लगा, ये कागज के टुकड़े फुग्गे से क्यों आकर्षित हुए, ऐसा क्या हो गया कि ये पानी की धार जो है वो फुग्गे के पास जाने को बेकरार हो गई, और आखिर में कि फुग्गा यहाँ क्यों चिपक गया। इन सब के क्वेश्चन आपको आज की क्लास में मिलेंगे, लेकिन इसके पहले ज़रूरी है थोड़ा सा रिवीजन। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है। केमिस्ट्री से भी आपको ये पता होगा अगर आपने मेरी क्लास नहीं भी देखी तो भी। और अणु जो है वो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। परमाणु की संरचना के बारे में वैसे तो बहुत सारे मॉडल दिए गए हैं, पर सबसे इफेक्टिव जो मॉडल है वो रदरफोर्ड ने दिया था। रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। परमाणु के दो भाग होते हैं, एक नाभिक और एक कक्षाएं। नाभिक में पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और कक्षाओं में पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन एक धनावेशित कण है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है। ये इतनी जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब मैं पहले बता चुका हूँ। अगर आप इसको विस्तार से जानना चाहते हैं तो आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का वीडियो देखिए, जिसका लिंक मैं यहाँ पर दे दूंगा। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक ज़रूरी तथ्य पर जो निश्चित ही आपको पहले से पता होगा। बात यह है कि इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण है, मतलब इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, और परमाणु में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब बहुत सारे ऋण आवेश होते हैं। फिर परमाणु ऋण आवेशित क्यों नहीं होता है? अब इसका विपरीत भी भाई बात हो सकती है कि भाई परमाणु में तो बहुत सारे प्रोटॉन भी होते हैं, मतलब बहुत सारे धन आवेश भी होते हैं, तो फिर परमाणु धन आवेशित क्यों नहीं होता? इसका जवाब निश्चित ही आपको पता होगा। आपने सुना होगा कि कक्षाओं में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं नाभिक में उतने ही प्रोटॉन होते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हैं ये एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन का जो ऋणावेश का प्रभाव है वो नाभिक में जो प्रोटॉन है उसके धनावेश के प्रभाव को समाप्त कर देता है। ये थ्योरी आपने पहले सुनी होगी और फिर आपने को बताया गया होगा, इसलिए परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। तो ये उदासीन होने की जो थ्योरी है, इसी को हम एक नई अवधारणा के साथ पढ़ रहे हैं, जो कि है आवेश के द्रव्यमान केंद्र की अवधारणा। आवेश के द्रव्यमान केंद्र की अवधारणा के शुरुआती बिंदु कुछ इस प्रकार से हैं कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो तो कक्षाओं में होते हैं, परंतु उनके ऋण आवेश का प्रभाव पूरे परमाणु में होता है। जैसे कि कोई चुंबक अगर हम एक कागज की रख दें तो उसका प्रभाव कागज के ऊपर भी रहेगा, और वो कागज के ऊपर की कीलों को भी चिपका कर रखेगा। अगर हम चुंबक को खिसकाते हैं तो कील भी उसके साथ खिसकती है। तो जिस प्रकार से चुंबक कागज के नीचे है पर उसका प्रभाव कागज के ऊपर भी है, वैसे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कक्षाओं में हैं पर उनका प्रभाव पूरे, उनके ऋणावेश का प्रभाव पूरे परमाणु में है। तो इस थ्योरी के लिए हम करते क्या हैं कि इसी स्ट्रक्चर को एक नए तरीके से बनाते हैं। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में है परंतु उनके ऋणावेश का प्रभाव पूरे परमाणु में है, तो इस प्रभाव को हम एक बिंदु पर केंद्रित मान लेते हैं। किसी भी परमाणु किसी बिंदु पर इसको केंद्रित मान लेते हैं। ये जो बिंदु है ये बिंदु कहलाता है ऋणावेश का द्रव्यमान केंद्र। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से हम बोलेंगे कि प्रोटॉन तो नाभिक में होते हैं परंतु उनके धनावेश का प्रभाव पूरे परमाणु में होता है। तो फिर हम क्या करेंगे, इस प्रभाव को भी हम एक बिंदु पर केंद्रित मान लेंगे। इस बिंदु को हम बोलेंगे दोस्तों धन आवेश का द्रव्यमान केंद्र। एक बात दोस्तों मैं वो क्लियर करना चाहता हूं कि नाम में यहां पर द्रव्यमान केंद्र आया है, पर इसका द्रव्यमान केंद्र से कोई लेना देना नहीं है। तो सर, द्रव्यमान केंद्र नाम में क्यों आया है? क्योंकि दोस्तों ये जो अवधारणा है ये द्रव्यमान केंद्र की अवधारणा से ली गई है, ना कि किसी ने नई बनाई हुई है। द्रव्यमान केंद्र की अवधारणा से अवधारणा ली गई है। अगर आपको याद हो, कक्षा 11वीं में आपने पढ़ा होगा कि भाई कार का द्रव्यमान जो है वो तो संपूर्ण कार में वितरित है, लेकिन अपनी स्टडी के लिए हम उसको एक बिंदु पर केंद्रित मान लेते हैं। इस बिंदु को द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। इसी प्रकार से यहां पर हमने इलेक्ट्रॉन का प्रभाव तो पूरे परमाणु में था, लेकिन अपनी स्टडी के लिए हमने उसे एक बिंदु पर केंद्रित मान लिया। उस बिंदु को हमने ऋणावेश का द्रव्यमान केंद्र बोला है। तो नाम में द्रव्यमान केंद्र इसलिए आया बिकॉज ये अवधारणा द्रव्यमान केंद्र से ली गई है, बाकी इसका द्रव्यमान केंद्र से कोई लेना देना नहीं है। चलिए, अब हम परमाणु को रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार नहीं,
आवेश के द्रव्यमान केंद्र मॉडल के अनुसार बनाएंगे। देखिए, चूंकि यहाँ पर कक्षाओं में 11 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हम 11 ऋण आवेश के केंद्र बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है। फिर अब चूंकि कक्षाओं में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं नाभिक में उतने ही प्रोटॉन होते हैं, तो मतलब अगर 11 इलेक्ट्रॉन है तो 11 ही प्रोटॉन होंगे। तो हम ऋण आवेश के जितने केंद्र बनाए थे उतने ही धनावेश के केंद्र होंगे, इसलिए उतने ही बना लेंगे। 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखिए, ये तो हमने अपने अनुसार बना लिए भैया, ऋण आवेश का केंद्र यहां बना, धनावेश का केंद्र यहां बना लिया। पर असल में दोस्तों ऐसा नहीं होता है। असल में जहां पर ऋणावेश का केंद्र होता है वहीं धनावेश का केंद्र होता है। तो ये जो संरचना है ये थोड़ी सी गलत है। ये असल में कुछ इस प्रकार से होगी। ध्यान दीजिएगा आप, इसको, इस एनिमेशन पे गौर कीजिएगा आप। ये ऋणावेश और धनावेश के केंद्र हमने अलग अलग बिंदु बना दिए, इस प्रकार से नहीं होंगे, ये इस प्रकार से होंगे। मतलब ऋणावेश और धनावेश के द्रव्यमान केंद्र जो होते हैं वो संपाती होते हैं। जहां ऋणावेश का प्रभाव होता है वहीं धनावेश का प्रभाव होता है। अतः ये एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं, इसलिए परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। तो परमाणु के विद्युत रूप से उदासीन होना हमने इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर दिया है। और फिजिक्स में ये थ्योरी बहुत काम में आती है। जैसे केमिस्ट्री में आपको रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की थ्योरी बहुत काम में आती है, वैसे फिजिक्स में आवेश के द्रव्यमान केंद्र की थ्योरी बहुत काम में आती है। चलिए दोस्तों, अब जानने के लिए एक आखिरी कंसेप्ट रह गया है जो कि है स्थिर वैद्युत प्रेरण, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ये टॉपिक मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ाया था। अगर आपने वो क्लास नहीं पढ़ी तो आपको ध्यान से मेरी बात सुननी पड़ेगी। बिना स्थिर वैद्युत प्रेरण ज्ञान के आज की क्लास का कोई महत्व नहीं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ चित्र में आपको एक अनावेशित वस्तु दिखाई गई है। कैसे पता कि वस्तु अनावेशित है? ध्यान दीजिए, इसमें जितने धनावेश के केंद्र हैं उतने ही ऋणावेश के केंद्र हैं। साथ ही साथ धनावेश और ऋणावेश के केंद्र संपाती हैं। मैंने थोड़े से नीचे बनाए ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, पर माना यही जाएगा कि ये केंद्र संपाती हैं, अतः यह वस्तु अनावेशित है। चलिए, अब लाते हैं हम एक आवेशित वस्तु। इस आवेशित वस्तु पर ऋण आवेश है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। अब हम इस ऋणावेशित वस्तु को इस अनावेशित वस्तु के पास लेकर आएंगे। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जब ये आवेशित वस्तु इस अनावेशित वस्तु के पास आ जाती है, तब हम देखते हैं कि ऋण आवेश इन धन आवेशों को आकर्षित करता है और इन ऋण आवेशों को प्रतिकर्षित करता है। ध्यान दीजिएगा, इस कारण ये जो सारे धनावेश हैं ये आ गए हैं पास में, निकटवर्ती सिरे पर, और सारे ऋण आवेश प्रतिकर्षण के कारण चले गए हैं दूर, मतलब दूरवर्ती सिरे पर। इस क्रिया को दोस्तों हम कहते हैं स्थिर वैद्युत प्रेरण। ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है कि जब किसी अनावेशित वस्तु के निकट कोई आवेशित वस्तु लेकर आते हैं तो अनावेशित वस्तु के पास वाले सिरे पर, निकटवर्ती सिरे पर विपरीत आवेश, माइनस लेकर आए तो माइनस का विपरीत क्या है? प्लस आया है। और दूरवर्ती सिरे पर समान आवेश, जैसे माइनस लेकर आए, दूर कौन गया? माइनस ही गया, प्रेरित हो जाता है। इस घटना को हम स्थिर वैद्युत प्रेरण कहते हैं। यहां मैंने आपको ये चीज शॉर्ट में बता दी है। अगर आप उसको पूरा सीखना चाहते हैं तो उसके लिए वीडियो की लिंक मैं यहां ऊपर दे दूंगा, आप प्लीज पहले वो वीडियो देख लीजिए। अब एक एक करके आप सारे प्रैक्टिकल देख लीजिए। प्रत्येक प्रैक्टिकल के बाद मैं आपको उस प्रैक्टिकल का कंसेप्ट समझाऊंगा और जो क्रिया हमारे सामने हुई है उसका रीजन बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रैक्टिकल से। दोस्तों, थेल्स ने जो प्रयोग किया था वो हम घर पे भी कर सकते हैं। उस प्रयोग को करने के लिए हमें एम्बर की आवश्यकता नहीं है, उसकी जगह हम एक प्लास्टिक की कंघी ले रहे हैं और कुछ कागज के टुकड़े मैंने लिए हुए हैं यहाँ पर। देखिए, जब अभी कंघी कोई आवेशित अवस्था में नहीं है तो कागज के टुकड़े कंघी की ओर आकर्षित नहीं होते हैं। देखिए दोस्तों, कोई कागज के टुकड़ों को कंघी नहीं उठा रही है। देखिए, ये देखिए दोस्तों। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इस कंघी को फर से रगड़ेंगे। फर भी एक प्रकार का कम्बल ही होता है, फर का भी कम्बल होता है, जैसे उनके वस्त्र होते हैं वैसे फर के होते हैं। आपके घर में भी फर के कम्बल जरूर होंगे। इसको कंघी से हम रगड़ेंगे, या तो हम चाहें तो फर से रगड़ सकते हैं, ऊन से रगड़ सकते हैं, रेशम से रगड़ सकते हैं। देखते हैं कि रगड़ने के बाद क्या होता है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ढेर सारे कागज इस कंघी में चिपक रहे हैं और कंघी ने कागजों को अपनी। चलिए अब पता करते हैं कि कंघी को फर से रगड़ने पर ऐसा क्या हो गया कि कंघी कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगी। रगड़ने के पहले तो आकर्षित नहीं कर रही थी। देखिए, जब हम कंघी को फर से रगड़ते हैं तो फर से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर
कंघी पर आ जाते हैं, जिस कारण कंघी ऋणावेशित हो जाती है। तो हम ये समझे कि घर्षण के कारण कंघी ऋणावेशित हो जाती है। यहाँ मैंने कंघी बनाई है और उस पर ऋणावेश बनाया है, ठीक है। अब देखिए, ये हैं हमारे कागज के टुकड़े। ये कागज के टुकड़े अभी अनावेशित हैं, मतलब इनके धनावेश और ऋणावेश के केंद्र संपाती होंगे। तो हमने धनावेश और ऋणावेश के केंद्र यहाँ पर संपाती बना लिए। अब हम इस कंघी को इन कागज के टुकड़ों के पास लेकर आते हैं। अब होगा स्थिर वैद्युत प्रेरण, और ये कंघी का ऋण आवेश इस धन आवेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा और इस ऋण आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, जिस कारण ये धन आवेश निकटवर्ती सिरे पर आ जाएगा और ये ऋण आवेश दूरवर्ती सिरे पर चला जाएगा। लिखा हुआ है, जैसे ही आवेशित कंघी को कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के निकट लेकर आते हैं तो स्थिर वैद्युत प्रेरण के कारण उनके निकटवर्ती सिरे पर धनावेश, जैसा कि आपने देखा, और दूरवर्ती सिरे पर ऋणावेश प्रेरित हो जाता है। अब हमें केवल यहाँ पर देखना, देखिए निकटवर्ती सिरे का धनावेश जो है वो कंघी के ऋण आवेश से होगा आकर्षित, ठीक है। क्यों? क्योंकि विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है, और इसी आकर्षण के कारण हमारे जो टुकड़े हैं वो कंघी की ओर आकर्षित हो जाते हैं। इसीलिए इस प्रैक्टिकल में ये टुकड़े कंघी की ओर आकर्षित हो रहे थे, क्योंकि कंघी पर था ऋण आवेश और इन टुकड़ों के ऊपरी सिरे पर आ चुका धन आवेश। निचले सिरे पर ऋण आवेश था, लेकिन ऊपरी सिरे पर आ चुका था धन आवेश, इसलिए ये टुकड़े आकर्षित हो रहे थे। इसी प्रकार से ये जो भाई साहब हैं, इन्होंने फुग्गे को अपने बालों से रगड़ा था। इस घर्षण के कारण बालों से इलेक्ट्रॉन निकलकर फुग्गे में चले गए थे, जिससे फुग्गा ऋणावेशित हो गया था। अब ये जो ऋणावेशित फुग्गा है, ऋणावेशित फुग्गे को जब कागज के पास लाए तो स्थिर वैद्युत किरण के कारण कागज के निकटवर्ती सिरे पर धनावेश और निचले सिरे पर ऋण आवेश आ गया था, और चूंकि धन और ऋण में होता है आकर्षण, इसलिए कागज के छोटे टुकड़े इसकी ओर हुए थे आकर्षित। दोस्तों, यह जो क्रिया आपने की है, यह क्रिया आप कभी भी कर देख सकते हैं, पर ये जो क्रिया है ये बरसात के दिनों में नहीं होती। तो अब प्रश्न उठता है कि ये क्रिया बरसात के दिनों में क्यों नहीं होती, क्यों हम बरसात के दिनों में लोगों को ये जादू करके नहीं दिखा सकते। इसका जवाब आपको अभी मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, बरसात के दिनों में भी अगर आप रगड़ेंगे भाई तो कंघी पर ऋण आवेश तो आएगा, लेकिन थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि बरसात के दिनों में कंघी के आसपास की वायु होती है नम मतलब जिसमें जलवाष्प होती है, पानी के कण होते हैं, धूल के कण होते हैं थोड़े थोड़े, और नम वायु विद्युत की होती है चालक। ठीक है दोस्तों, नम वायु विद्युत की होती है चालक, जिस कारण कंघी के आवेश का वायु में हो जाता चालन, मतलब ये आवेश कंघी पे ना रहकर चलकर वायु में चला जाता। देखिए चला गया चारों तरफ, ये वायु में चला गया। ठीक है, अब ये जो अनावेशित कंघी, इस पर कोई आवेश तो बचा नहीं, अनावेशित कंघी है, तो ये कागज के टुकड़ों को फिर अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाएगी। तो अगर आपको ये जादू करके दिखाना है तो सर्दी में करके दिखाइए, गर्मी में करके दिखाइए, पर बरसात में करके मत दिखाइए। इस प्रैक्टिकल में आपने फुग्गे को बालों से रगड़ा है और कंघी को कपड़े से रगड़ा है, लेकिन यदि आप कंघी को बालों से भी रगड़ें, मतलब नॉर्मली जैसे आप कंघी करते हैं वो करें, तो भी कंघी में वह ऊर्जा आ जाएगी कि वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करेगी। इसी से संबंधित एक प्रश्न है जो आपकी बुक में दिया हुआ है, वो पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न पर ध्यान दीजिए। सूखे बालों पर कंघी करने के बाद कंघी कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है, क्यों? निश्चित ही आपको इस क्यों का जवाब पता होगा। साथ ही इन्होंने पूछा है कि क्या होगा यदि बाल गीले हों या बरसात का दिन हो। हम जानते हैं कि बाल गीले होने से या बरसात का दिन होने से कंघी के आवेश का चालन हो जाता है वायु में। तो चलिए अब इसका आंसर लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि भाई साहब कर रहे हैं कंघी बालों पर, तो जब ये बालों पर कंघी करते हैं तो बालों से इलेक्ट्रॉन निकलकर कंघी में चले जाते हैं, जिस कारण हमारी कंघी हो जाती है ऋण आवेशित। कागज के टुकड़े अभी अनावेशित हैं, मतलब धनावेश और ऋणावेश के केंद्र संपाती हैं। जब आप इसको कंघी को कागज के टुकड़ों के पास लाते हैं तो होता है स्थिर वैद्युत प्रेरण, तो धनावेश आकर्षित हो जाते हैं और कंघी के पास चले जाते हैं, ऋणावेश प्रतिकर्षित होकर दूर हो जाते हैं। ठीक है, अब फिर वही मैंने आपको बताया था कि विपरीत आवेशों में होता है आकर्षण, तो प्लस और माइनस में होता है आकर्षण, और इसी आकर्षण के कारण ये कागज के टुकड़े कंघी की ओर हो जाते हैं आकर्षित,
और ये हो गया हमारा आंसर। इसके बाद क्या लिखेंगे भाई कि यदि बाल गीले हो या बरसात का दिन हो तो आसपास की वायु हो जाती है नम, और नम वायु में जो आपका आवेश है इसका हो जाता है चलन, वायु में चला गया। अब ये कंघी बची अनावेशित, तो अनावेशित कंघी तो कागज के टुकड़ों को आकर्षित नहीं कर पाएगी। ये इसका आंसर हो गया दोस्तों। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पेपर में आ जाता है। इस प्रैक्टिकल में भी भैया ने फुग्गे को अपने बालों से रगड़ा है, तो भैया बालों से इलेक्ट्रॉन निकलकर इस फुग्गे में चले जाएंगे, मतलब फुग्गा हमारा ऋण आवेशित हो गया। चलिए भाई, अब दीवार जो है भाई उस पर तो कोई आवेश होगा नहीं, उस पर तो भाई शून्य आवेश होगा। तो देखिए यहाँ धन और ऋण के केंद्र मैंने संपाती बनाए हुए हैं। ये आ गया भैया हमारा फुग्गा, फुग्गे पर ऋण आवेश जो मैंने आपको बताया। अब इस फुग्गे को ले आए पास, क्रिया होगी स्थिर वैद्युत प्रेरण, जिससे फुग्गे के पास आ जाएगा धन आवेश और ऋण आवेश चला जाएगा दूर, इसलिए फुग्गा जो है वो दीवार में चिपका हुआ रहता है। अब काफ़ी बच्चे मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि सर वो कंघी पर भी तो ऋण आवेश आया था, अगर कंघी चिपकाएं दीवार में तो देखो भैया ऋण आवेश तो कंघी पे आया था, पास लाओगे तो स्थिर वैद्युत प्रेरण भी होगा, धन आवेश आकर्षित भी होगा, ऋण आवेश दूर भी जाएगा। लेकिन ये जो प्लस और माइनस के बीच का जो आकर्षण बल है वो इतना प्रबल नहीं है कि इस कंघी के भार को संभाल पाए, इसलिए कंघी बेचारी अपनी नीचे गिर जाती है। कंघी सारी नहीं रहती भैया, जो बलून है वो तो बहुत हल्का होता है, इसलिए वो बल उस भार को संभाल लेता है, जो ग्रेविटेशन ने बलून को दिया भार उसको संभाल लेता है, पर कंघी का भार ज़्यादा होने से वो उस कंघी के भार को नहीं संभाल पाता। अब इस प्रैक्टिकल में भी सेम टू सेम फुग्गे को बाल से रगड़ा गया है, जिस कारण बाल से इलेक्ट्रॉन निकलकर फुग्गे में आ जाएंगे, तो फुग्गे पर आ जाएगा हमारा ऋण आवेश। देखिए ग्लास पर कोई आवेश नहीं है, इसलिए धन आवेश और ऋण आवेश के द्रव्यमान केंद्र संपाती है। अब होगा स्थिर वैद्युत प्रेरण, ये ऋण आवेश इस धन आवेश को इस तरफ आकर्षित करेगा, तो स्थिर वैद्युत प्रेरण के कारण ये निकटवर्ती सिरे पर धन आवेश आ गया और दूरवर्ती सिरे पर ऋण आवेश। अब भाई सबको पता है क्या होने वाला, धन और ऋण में होगा आकर्षण, इसी कारण ये ग्लास आकर्षित होगा, और चूंकि इसकी सतह जो है वो बेलनाकार है इसलिए आगे की तरफ बढ़ने लगता है। हर प्रैक्टिकल की तरह इस बार भी फुग्गे को बालों से ही रगड़ा है, इसलिए उस पर ऋण आवेश आ जाएगा। ठीक है, पानी पर अभी कोई आवेश है नहीं, तो धन और ऋण के आवेश केंद्र संपाती बना दिए। अब स्थिर वैद्युत प्रेरण की क्रिया होगी, जिस कारण ये धन आवेश आ जाएगा इस तरफ, मतलब निकटवर्ती सिरे पर, और ऋण आवेश चला जाएगा दूरवर्ती सिरे पर। अब धन और ऋण में होता है आकर्षण, इसलिए आप ध्यान से देखें अगर बहुत ध्यान से, तो ये पानी की जो धार है वो टेढ़ी हो चुकी है, इस तरफ की ओर झुक रही है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको बहुत मेहनत से बनाई हुई क्लास बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनका भी ज्ञान बढ़ सके। अगर आप नोट्स पाना चाहते हैं हमारे, तो उसका तरीका हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया होता है। एक नंबर है 96 44 24 54 36, इस पर हमें व्हाट्सएप करके आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। रोज़ शाम को 6 बजे हमारी लाइव क्लास होती है। अगर आप लाइव क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन में ऑल प्रेस कर दीजिए, ताकि लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप लाइव क्लास अटेंड कर पाएँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने कीमती समय हमें दिया। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।